एक इंसान दो जिंदगियां। एक जिंदगी जहां वो सैफरन कपड़े पहनता है, टीवी पे बैठ के सांस लो सांस छोड़ो सिखाता है और खुद को दुनिया से अलग एक सन्यासी बताता है। दूसरी जिंदगी जहां उसके पास एक टॉप स्पीड वाली लैंड रोवर, जेड कैटेगरी सिक्योरिटी और एक ऐसा बिजनेस जिसका टर्नओवर है 45,000 करोड़। अब यहाँ तक तो नॉर्मल लगता है, इंडिया में बहुत बड़े बिजनेस हैं, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। इसी एम्पायर की फैक्ट्री में एक वर्कर जो दिन में 12 घंटे हफ्ते में 6 दिन काम करता है, 2017 की एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उसे मिलते हैं सिर्फ 6,000 रुपये प्रति महीना। और अगर वो रेज मांगे तो उसे कहा जाता है ये सेवा है, आप सेवा कर रहे हैं। तो एक तरफ है एक सन्यासी जिसके पास सुपर कार है, दूसरी तरफ एक वर्कर जिसे सेवा के नाम पे कम पैसे दिए जाते हैं, और बीच में खड़ी है सुप्रीम कोर्ट जो बार बार पूछती है एक ही सवाल, ये कंपनी जो बेच रही है क्या वो सच में काम करता है? आज हम देखेंगे पूरा पतंजलि एम्पायर, एक छोटी सी च्यवनप्राश फैक्ट्री से लेकर इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल बिजनेस एम्पायर तक। साल 2006 हरिद्वार, रामदेव और आचार्य बालकृष्ण एक छोटी सी कंपनी शुरू करते हैं, सिर्फ च्यवनप्राश और बेसिक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। यहाँ एक फैक्ट है जो 90% लोग नहीं जानते, इस पूरी एम्पायर का असली ओनर रामदेव नहीं है, बालकृष्ण अकेले कंपनी का 94% होल्ड करते हैं। और रामदेव वो सिर्फ ब्रांड फेस है, लेकिन ओनरशिप पेपर पे वो माइनॉरिटी में है। एक और ट्विस्ट, बालकृष्ण नेपाली इमिग्रेंट पेरेंट्स के घर पैदा हुए। बालकृष्ण का बचपन नेपाल में बीता और उन्हें नेपाल मूल का माना जाता है, यानी इंडिया के सबसे स्वदेशी ब्रांड के पीछे खड़ा शख्स टेक्निकली विदेशी बैकग्राउंड से जुड़ा है। 2015 तक कंपनी छोटी थी, 2000 करोड़ टर्नओवर। फिर हुआ असली धमाका, पतंजलि ने FMCG यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कदम रखा, जैसे सोप, टूथपेस्ट, घी, नूडल्स, सब आयुर्वेद और स्वदेशी के टैग के साथ। टाइमिंग देखिए आप, 2014 में मोदी PM बने और उसी के साथ रामदेव का एम्पायर एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हुआ, नेशनलिज्म की वेव पर सवार होकर। और इसका रिजल्ट, टर्नओवर जमकर के 5,000 करोड़ तक पहुंचा, सिर्फ FMCG की एंट्री के बाद। एक छोटा सा स्टार्टअप एक देश के इमोशंस पे सवार होके चंद सालों में एक एम्पायर बन गया। एक और बात, रामदेव ने एक स्टेटमेंट दिया था, हम पतंजलि को कभी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करेंगे, ये नॉन प्रॉफिट है। तो फिर इतना पैसा गया कहाँ? इसका जवाब इतना चौंकाने वाला है कि हमने इस पे एक अलग चैप्टर बनाया है। ये है पूरी वीडियो का सबसे बड़ा रिवील, ध्यान से सुनिए। 2016 में रामदेव के एसोसिएट्स एक नई एंटिटी बनाते हैं, योगक्षेम संस्थान, जिसका ऑफिशियल पर्पस था योगा और आयुर्वेदा सेंटर्स को प्रमोट करना, और इसके बदले उन्हें मिला टैक्स फ्री चैरिटी स्टेटस। लेकिन साल 2018 में बालकृष्ण और उनके एसोसिएट्स इस चैरिटी को दान देते हैं, पतंजलि आयुर्वेदा के 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर, जिनकी वैल्यू थी 79.8 करोड़। एक जेनरस दान लगता है, नहीं? अब यहाँ एक ट्विस्ट है, 24 घंटे शेयर्स डोनेट करने के 24 घंटे के अंदर बालकृष्ण, रामदेव और उनका तीसरा एसोसिएट खुद उस चैरिटी का कंट्रोल ले लेते हैं। एक दिन पहले शेयर सोसाइटी के लिए दान, एक दिन बाद कंट्रोल वापस अपने हाथ में। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक स्ट्रक्चर्ड लीगल मैनूवर था ताकि टैक्स बचे और कंट्रोल भी ना जाए। इसी प्लेबुक को उन्होंने दोबारा यूज़ किया जब उन्होंने एक बैंकरप्ट कंपनी रुचि सोया को खरीदा। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए उन्होंने इस डेट में डूबी हुई कंपनी को बहुत सस्ते में टेक ओवर कर लिया, और आज रुचि सोया पतंजलि फूड्स के नाम से पब्लिकली लिस्टेड है। यानी बिजनेस मॉडल तो बहुत जीनियस था, लेकिन जब बात आई असली प्रोडक्ट्स की, ये डायबिटीज़ क्योर करता है, ये कोविड क्योर करता है, तब ये एम्पायर सीधा टकरा गया सुप्रीम कोर्ट से। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया। साल 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट जाती है एक सीरियस एलिगेशन के साथ। पतंजलि डायबिटीज, थायराइड जैसी अनेक बीमारियों को क्योर करने का दावा कर रहा है।
नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दी और कहा अगर ऐसा दोबारा हुआ तो 1 करोड़ फाइन हर प्रोडक्ट पे। In November last year, the Supreme Court threatened to impose costs of 1 crore rupee per false claim made in each advertisement for Patanjali Ayurved products that claim to cure diseases. और पतंजलि ने क्या किया? मिसलीडिंग एड्स दोबारा पब्लिश किए और फरवरी 2024 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस जारी हुआ। पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने को कहा है। और जब उन्होंने अपॉलॉजी दी, कोर्ट ने कहा लिप सर्विस, यानी सिर्फ दिखावे की सॉरी। अब चलते हैं उस चीज पे जो शायद आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगेगी, कोरोनिल। कोविड के दौरान पतंजलि ने लॉन्च किया एक क्योर। ये स्वासारी खाली पेट 3-3 गोली 3 बार और कोरोनिल खाने के बाद 3-3 गोली 3 बार, इतना करने मात्र से व्यक्ति, मैंने कहा 3 दिन में 69% पेशेंट्स की रिकवरी और 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट, 0% डेथ रेट बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। लेकिन लैब टेस्ट में पता चला कि इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो कोरोना वायरस को ट्रीट करे या प्रिवेंट कर सके। सरकार ने तो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर बेचने की परमिशन दी थी। और यहाँ है पूरे वीडियो का सबसे आयरॉनिक ट्विस्ट। कोर्ट केसेस, फाइन्स, कंटेम्प्ट नोटिस, कुछ भी रुका नहीं। लेकिन पतंजलि फूड्स का रीसेंट क्वार्टर देखिए, प्रॉफिट 46% बढ़कर 524 करोड़, रेवेन्यू 11,212 करोड़। और ये सिर्फ एफएमसीजी तक नहीं रुका। जनवरी 2026 में पतंजलि ने इंडिया का पहला हाइब्रिड हॉस्पिटल लॉन्च किया, हार्ट, ब्रेन और स्पाइन केयर के लिए, और उद्घाटन खुद होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया। वर्ल्ड का पहला ऐसा हॉस्पिटल है, हाइब्रिड हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड मेडिकेशन, उसके माध्यम से उपचार होगा। और बालकृष्ण, जिनकी कभी फेक डिग्री और पासपोर्ट की कंट्रोवर्सी थी, उन्हें 2026 में मिला पीसमेकर हेल्थ अवार्ड। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये दिखाता है एक पैटर्न जो इंडिया में बार बार दोहराया जाता है। जब तक इमोशनल कनेक्ट स्ट्रॉन्ग है, स्वदेशी का टैग लग चुका है, कोर्ट केसेस सिर्फ हेडलाइंस बनते हैं, सेल्स नहीं गिरती। तो ये है पतंजलि का असली चेहरा। एक तरफ योगा और स्वदेशी का इमोशनल कवर, दूसरी तरफ एक कैलकुलेटेड कॉरपोरेट मशीन जहां सेवा के नाम पर 12 घंटे का शोषण होता है और हेल्थ क्लेम्स पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल खड़े होते हैं। सोचने वाली बात यह है, एक कंपनी जो खुद को लोगों की सेहत का रक्षक कहती है, वही आज लीगल बैटल में अपनी ही क्रेडिबिलिटी को प्रूव करने के लिए लड़ रही है। पतंजलि सिर्फ एक ब्रांड नहीं, ये एक सबक है कि इंडिया में इमोशंस पे बेस्ड बिजनेस मॉडल अक्सर फैक्ट से ज़्यादा तेज़ी से बिकता है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।